हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री में यानी कि भारत का आधुनिक इतिहास में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर हमने देखा है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। खास करके यहाँ से पाँच से छः क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। अगर चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों या यूपीएससी की कर रहे हों या बीपीएससी की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझना। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वीडियो का आज का फर्स्ट पार्ट है और हम मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और पार्ट वाइज आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे ताकि आप कम टाइम में अच्छे तरीके से वीडियो को समझ पाएँ। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और हम इस टॉपिक को जो हम कवर करेंगे फ्रेंड्स, वो हम बेसिक से करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट बनाते हुए हम कैसे तथ्यों को हम रटने के बजाय समझेंगे और समझ के हम याद करेंगे, वो हम आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके याद हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था, अगर हम बात करें इतिहासकार, तो फ्रेंड ये इतिहासकार इसे 3 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। यानी कि भारतीय इतिहास को जो इतिहासकारों ने जो लिखा है, उन्होंने 3 चरणों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को डिफाइन किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चरण जो है, सबसे पहला चरण प्रथम चरण, जिसे हम बोलते हैं उदारवादी युग। उदारवादी युग बोलते हैं प्रथम चरण को। तो फ्रेंड, ये कब से स्टार्ट होता है? 1885 से लेकर 1905 में। तो इसे फर्स्ट प्रथम चरण बोलते हैं और ये क्या कहलाता है? उदारवादी युग कहलाता है। अब ये प्रथम चरण उदारवादी युग क्यों कहलाता है, ये हम आगे समझेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वीडियो में बने रहिएगा। बात करते हैं फ्रेंड द्वितीय चरण। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम ऐसे ऐसे अपने टॉपिकों को कवर करेंगे ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे से बन पाएँ। तो फ्रेंड, द्वितीय चरण हमारा है उग्रवादी युग। अब उग्रवादी युग क्या होता है, ये उग्रवाद क्या होता है, ये भी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, आपको याद रखना है, बस ये याद रखना है कि प्रथम चरण का काल कब से कब तक है। तो 1885 से लेकर 1905 तक। अगर द्वितीय चरण की बात करें यानी कि उग्रवादी युग की बात करें, तो फ्रेंड इसका काल है 1905 से लेकर 1919 तक। अगर बात करें तृतीय चरण, तृतीय चरण क्या होता है? गांधीवादी युग होता है, जो कि 1919 से लेकर 1947 यानी कि भारत की आज़ादी के साथ समाप्त हो जाता है। अब इसे गांधीवादी युग क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, इस कार्यकाल में 1919 से लेकर 1947 के बीच में अगर हम देखें, जो भी हमारे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो फ्रेंड उसका जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है? गांधी जी ने किया है। तो फ्रेंड, इसी के आधार पर हम तृतीय चरण को क्या बोलते हैं? गांधीवादी युग बोलते हैं। तो जो भी 1919 से लेकर 1947 के मध्य जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं या आंदोलन होंगे, वो गांधी जी के नेतृत्व में होंगे, इसलिए ही हम इसे गांधीवादी युग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड देखिए, हमने आपको बताया था अभी कि हम उदारवाद क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उदारवाद क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आम जनता की बातें थीं, जो भी लोगों की वहाँ पे परेशानियाँ थीं, अगर वो नेताएं अगर संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाते हैं या संवैधानिक तरीके से अपनी या जनता की बातों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं, तो फ्रेंड इस नीति को क्या बोलते हैं? उदारवाद बोलते हैं। इसी नीति को क्या बोलते हैं? उदारवाद बोलते हैं। और इसी नीति को अपनाने के कारण इस युग को क्या बोलते हैं? उदारवादी युग बोलते हैं। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए उदारवाद तो आप अच्छे से तरीके से समझ गए। अब देखिए संवैधानिक तरीका क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर जाएंगे, सपोज कीजिए आप कहीं अपने ब्लॉक या टाउन में या ग्राम सभा में कहीं पर भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जो भी आपको कार्य या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड इसी तरीके से ये क्या करते थे? प्रतिवेदन प्रार्थना पत्र देते थे, शिष्टमंडल का व्यवहार करते थे ब्रिटिशों के सामने। तो फ्रेंड देखिए, अगर हमें किसी से अपनी बात मनवानी है, तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति अगर अच्छे व्यवहार से मानता है, तो फ्रेंड्स हमें उसे संवैधानिक तरीके से बात माननी चाहिए। अगर नहीं ऐसा करता है, तो फिर अपना आगे हम उग्रवादी भी हो जाएंगे। जैसे कि हमें आज़ादी दिलाने में उग्रवादी नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्रांतिकारी वीरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने हिंसा करके भी भारत को आज़ाद कराया, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंसा करी तो हम उन्हें भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी इनका उदारवादियों का बस एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था इनका? कि संवैधानिक तरीके से लोगों की बात मनवाएं,
और अपनी बातों को उनके सामने पेश करें संवैधानिक तरीके से। तो फ्रेंड उस टाइम की परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते थे जाओ यहाँ से भगाओ, अंग्रेज़ों को मारो, क्योंकि फ्रेंड उस टाइम अंग्रेज़ों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें उदारवादी नेताओं की, जो कि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदारवादी नेता कौन से हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता है, आपको आंसर ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन उदारवादी नेता थे। तो सर्वप्रथम जो नाम आता है फ्रेंड्स हमारे माइंड में, दादा भाई नौरोजी। ये कौन थे? ये एक पारसी थे, और दादा भाई नौरोजी को ही हम क्या बोलते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन। तो फ्रेंड दादा भाई नौरोजी एक कैसे नेता थे? एक उदारवादी नेता थे। उसके पश्चात हम देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण खोखले, कौन थे? ये महात्मा गांधी के गुरु थे। तो ये भी कैसे नेता थे? ये भी एक उदारवादी नेता थे। फिर फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय। फिरोज शाह मेहता के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये उदारवादी नेता होने के साथ साथ भी ये उग्रवादी भी थे। ये अजीब सी बात है। तो ये थोड़े उदारवादी नेता होने के साथ साथ थोड़े उग्रवादी नेता भी थे। तो फ्रेंड यहाँ से आपको ये याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है फ्रेंड उग्रवाद। देखिए, अब उग्रवाद क्या होता है? देखिए, क्रांतिकारी विधियों से, क्रांतिकारी गतिविधियाँ करके, यानी कि अगर तुम हमारे पत्थर मारोगे तो हम बम फेंकेंगे आपके ऊपर, यानी कि ऐसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी बातों को मनवाना और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है? उग्रवाद कहलाता है। और ऐसी नीतियों को अपनाने के कारण इस काल को क्या बोला जाता है? उग्रवाद नेता बोला जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड यहाँ पे भी कि उग्रवाद नेता कौन कौन थे, यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवाद था। तो फ्रेंड देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है बाल पाल लाल, आपको ये तो याद रखने हैं, यानी कि बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, लाल से लाला लाजपत राय। ये तीनों तो हमारे कैसे नेता थे? उग्रवाद नेता तो थे ही। इनके साथ एक और नेता थे बहुत महत्वपूर्ण, जिनका नाम था अरविंद घोष। ये क्या थे? कैसे नेता थे? उग्रवाद नेता थे। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और इनका उद्देश्य क्या था? फ्रेंड इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि स्वराज की प्राप्ति। अब कैसा स्वराज, ये आगे चलकर हम आगे देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अगर अब बात करें, देखिए अगर हम कोई भी आंदोलन चला रहे हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जन मानी लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि अकेला ही चला जाए, अकेले की कौन बात मानता है। तो फ्रेंड लोगों को इकट्ठा करना। तो फ्रेंड लोग कैसे इकट्ठा होंगे? जब राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर विकसित होगी। तो फ्रेंड ऐसी ही भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे फ्रेंड? जिससे उस टाइम के व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीय भावना विकसित हुई। तो उसके अनेक कारण थे। सबसे पहले तो अंग्रेज़ खुद ही थे, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने ऐसी नीतियाँ लागू करी भारत में जिनसे जनता बुरी तरीके से गुस्सा हो गई थी, क्रोधित हो गई थी और अपना बदला लेना चाहती थी और वहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना चाहती थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अंग्रेज़ खुद ही थे। एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? अंग्रेज़ों की खुद की नीतियाँ। तो फ्रेंड देखिए, इसमें भी महत्वपूर्ण कारण है, एक कारण तो होता ही नहीं है। तो इसमें विभिन्न कारण है। सबसे पहला क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ही एक ऐसा कारण है जिससे कोई भी समाज हो या कोई भी देश हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ता है वो आर्थिक कारण का ही पड़ता है फ्रेंड्स। फिर दूसरा क्या था? सामाजिक व धार्मिक कारण। तीसरा अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की नीतियाँ। चौथा बात करें तो संचार के साधनों का विकास, जो कि अंग्रेज़ों ने ही करा था, जैसे रेल व डाक व तार। इसका प्रयोग भी हमने प्रयोग करा था और इससे भी क्या हुआ? राष्ट्रीयता के उदय के कारण हुआ। प्रेस एवं साहित्य, यानी कि आलोचना। हम कैसे आलोचना करते हैं आजकल? अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं, देखते हैं हम न्यूज़पेपर आता है या मीडिया आती है, वैसे मीडिया का निष्पक्ष रहकर ही क्या करना है? संवाद कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ है आज अगर आप देखेंगे। तो फ्रेंड ये क्या होता है? सरकार के ऊपर प्रेशर करती है अच्छे काम करने के लिए। तो फ्रेंड उसी टाइम में भी ऐसा होता था, प्रेस एवं साहित्य, वहाँ से भी अखबार निकलते थे, वहाँ पे अंग्रेज़ों का विरोध होता था। तो अंग्रेज़ क्या करते थे? इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया करते थे। तो फ्रेंड इससे क्या हुआ? इससे भी भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण बना। तो फ्रेंड यहाँ से हमने इतने पॉइंट्स देख लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें,
अगर अभी हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, अभी आपको हम बता रहे हैं कि कैसे एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आपका बेसिक से। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आर्थिक कारण, अब कौन कौन से आर्थिक कारण थे। तो फ्रेंड अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ और धन के निष्कासन का जो सिद्धांत था, ये किसने करा था? दादा भाई नौरोजी लाए थे। अभी तक हम सोए हुए थे, अभी तक किसी को यही नहीं पता चल रहा था कि भारत से जो धन है वो जा रहा है कहाँ पर? इंग्लैंड जा रहा है। मतलब ब्रिटिश यहाँ से सारा धन कहाँ लेके जा रहे थे? अपने देश में लेके जा रहे थे। तो फ्रेंड इसके प्रति किसने जागरूकता फैलाई? तो किसने फैलाई? द ग्रैंड ओल्ड मैन। के कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो उन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। कब दिया था? 1867 में। कब दिया था? 1867 में। तो ये हम डीपली पढ़ेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम कारण देख रहे हैं थोड़े छोटे छोटे मोटे मोटे तौर पर। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ, महत्वपूर्ण 3 भू राजस्व नीतियाँ थी इनकी। सबसे पहली थी स्थायी बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1753 के द्वारा लाई गई थी। फिर थी हमारी रैयतवाड़ी, फिर थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो फ्रेंड्स ये कैसी भू राजस्व व्यवस्था थी, इनसे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आगे हम देखेंगे इसके। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।